हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये लीगल हिस्ट्री सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो आपका एडवोकेट जनरल का आर ओ का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि रामबाण है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। जब आप क्वेश्चन एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि आपने सही स्टेप लिया, अगर आपने इन वीडियोज़ को अच्छे से देखा है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी होती है, क्विज़ होती हैं, MCQs में क्वेश्चंस जो पूछता हूँ मैं आपसे, या डेली मेंस आसान राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। जो बच्चे लोअर PCS मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पोस्ट करने हुए तो मैं वहाँ भी पोस्ट करता हूँ, है ना। कोई भी करंट अफेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब वहीं मिलती है आपको, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये भी था कि वे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल। तो हमारी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो लीगल हिस्ट्री, लीगल ग्लॉसरी और जो वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं, उनकी PDF आपको एक नॉमिनल फ़ी पे, एक छोटे से अमाउंट की फ़ी पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको पढ़ सकते हैं और 23rd का जो आपका एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि उनको PDF मिल जाए वो PDF ले सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, वो स्टार्ट करेंगे लॉ रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान पे लॉ रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, तो उनको देखते हैं। तो आता है ड्यूरिंग द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज में इंडियन सिटीज़, जैसे कि ब्रिटिश सिटीज़ थे उस टाइम के, वर पुअरली एडमिनिस्ट्रेड एंड पुलिस्ड। यानी कि उस टाइम पे जो भारतीय नगर थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, है ना, वो पुअरली एडमिनिस्ट्रेड थे। और जो वहाँ पे पुलिसिंग थी, यानी कि जो पुलिस सर्विस थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। यानी कि वहाँ पर जो लीगल ना के क्या, जो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्राइम्स और वाइड स्प्रेड, यानी कि जो क्राइम्स थे वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, जो क्राइम होता था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे। एंड करप्शन वाज रैम्पेंट, और करप्शन तो बहुत बुरी तरीके से हो रहा था। स्पेशली पुलिस के अंदर भी करप्शन बहुत ज़्यादा से था, क्योंकि सारी पुलिस किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी, जितने भी बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे। तो इसलिए वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी भारतीय नगरों में, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको कुछ रियलाइज़ किया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ स्टेप लिए 1793 में, जब वो यहाँ पे थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रियलाइज दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट पुलिस रिफॉर्म्स। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जब तक हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर लेंगे तब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। देखिए, पुलिस ही बैकबोन है, हालांकि जुडिशरी बैकबोन है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी भी वर्क तब कर सकती है जब पुलिस जो है वो अच्छे से काम करेगी। देखिए, पुलिस को और जुडिशरी को, दोनों को, इन दोनों सिस्टम्स को इन टैंडम काम करना पड़ता है, यानी कि दोनों को एक साथ काम करना है। दोनों अलग अलग अगर हुए बिल्कुल भी, तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक से कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी। मच ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन बंगाल रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ नवाब। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो नवाब के पास ही था, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो आया गया था, यानी कि जो दीवानी राइट्स थे, वो कंपनी के पास चले गए थे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद। द नॉमिनल लोकल रूलर ऑफ द कंपनी टेरिटरी। नवाब जो था वो नॉमिनल एक लोकल रूलर था, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो असली ताकत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स हैड अटेम्प्टेड सेवरल टाइम्स टू मेक चेंजेस इन पुलिसिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि पुलिसिंग में कुछ चेंज लाया जाए एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, बट विद लिमिटेड सक्सेस। लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हो पाए कि एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिसिंग में वे कुछ चेंज ला पाते। लेकिन ये चेंज लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो 1793 में थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में थे, जब स्टैम्प पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये उस टाइम पे थे। विलियम जोन्स, जो कि एक एक्सपर्ट थे लैंग्वेजेस में और लीगल सिस्टम में एंशिएंट भारत की, उन्होंने ट्रांसलेट किया जो उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम पीनल कोड्स जो उस टाइम पे भारत में थी अवेलेबल, जैसे कि धर्मशास्त्र हो गए, या मुस्लिम्स के जो आप कह सकते हैं जो हादीस हो गई, या कुरान है, तो यहाँ से जो पीनल कोड निकल के आते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडियन नेटिव्स हैं, उनको गवर्न अच्छे से किया जा सके।
द लिमिटेड ऑब्जेक्टिव वॉज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ द एंशियंट टेक्स्ट कुड बी इवेल्युएटेड, कि एंशियंट टेक्स्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इवेल्युएट करें, एंड अप्लाइड बाय इंग्लिश स्पीकिंग जजेस। और वो जो इंग्लिश स्पीकिंग जजेस हैं, क्योंकि सारे जजेस कौन हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, तो वो जो अंग्रेज जजेस हैं वो उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। इन 1787 लॉर्ड कॉर्नवालिस गेव लिमिटेड क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स टू द कंपनीज रेवेन्यू कलेक्टर्स। तो कंपनी के जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, क्योंकि कंपनी को दीवानी राइट्स मिल चुके थे तो वो रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, तो 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स भी दे दी कंपनी के रेवेन्यू कलेक्टर्स को, हु हैड ऑलरेडी सर्व्ड एज सिविल मैजिस्ट्रेट्स, यानी सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे वो। इंडियन सिविल सर्विस के आप कह सकते हो कि वे पर्सन हुआ करते थे, कैंडिडेट्स हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कलेक्टर वॉज डाइवेस्टेड ऑफ जुडिशियल एंड मैजिस्ट्रियल पावर्स एंड एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू। तो जो कलेक्टर था, कलेक्टर का काम यानी कि जो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गया आज के टाइम का, तो जो कलेक्टर का काम था उसको उसके जुडिशियल और मैजिस्ट्रियल पावर्स को हटा दिया गया उसके पास से, जुडिशियल के लिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जुडिशरी थी वो अलग हो गई, यानी कि जो जैसे कि कलेक्टर है, कलेक्टर नाम में एक एग्जीक्यूटिव है ना, जो वर्क को करवाएगा या रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। पहले क्या था कि उसी के पास जुडिशियल पावर्स भी थी, यानी कि वो फैसले वगैरह भी खुद ही ले लेता था। तो लेकिन यहाँ पे ये स्टेप लिया गया कॉर्नवालिस के द्वारा कि जुडिशरी को अलग किया गया थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जो कलेक्टर था उसको काम दिया गया कि भाई आप रेवेन्यू कलेक्ट करो, और जो जुडिशियल जो लोग होंगे वही जुडिशरी करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वही फैसला वगैरह सुनाएंगे। 1790 में कंपनी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम द नवाब। तो नवाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था वो पूरा का पूरा 1790 तक आते आते कंपनी ने उनसे ले लिया। एंड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ सर्किट कोर्ट्स। सर्किट कोर्ट का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। विद अ सुपीरियर कोर्ट, उसके ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट हुआ करती थी जो कैलकाटा में मिलती थी, एंड हैड द पावर ऑफ रिव्यू ओवर सर्किट कोर्ट डिसीजंस। तो सर्किट कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर जो एक ऊपर जिसके जो कोर्ट बैठती थी, जो सर्किट कोर्ट के डिसीजंस को देख सकती थी, वो सुपीरियर कोर्ट थी, वो कैलकाटा में इस्टेब्लिश की गई थी। और सुपीरियर कोर्ट किसने इस्टेब्लिश की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश की थी। हाउएवर मोस्ट ऑफ द जजेस वर नॉन नेटिव। सिंपल सी बात है, जजेस तो भारत के थे ही नहीं, ये तो सब बाहर के थे, तो जजेस भारत के नहीं थे, तो मोस्ट ऑफ द जजेस वर नॉन नेटिव। लॉर्ड कॉर्नवालिस हैड इनिशिएटेड एफर्ट्स टू हार्मोनाइज डिफरेंट कोड्स एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये एफर्ट लिया, विलियम जोन्स से भी कहा कि जितने भी उस टाइम पे प्रेजेंट डिफरेंट कोड्स थे, चाहे वो हिंदू कोड हो, इस्लामिक कोड हो, या ब्रह्मैनिकल टेक्स्ट्स हों, यानी कि जो कि धर्मशास्त्र हो गए, धर्मसूत्र हो गए, जितने भी टेक्स्ट थे उस टाइम पे, उन सबको कोडिफाई करने की कोशिश की, जिससे कि जो नेटिव्स हैं, भारत के जो नेटिव्स हैं, उनको गवर्न करने में आसानी हो सके ब्रिटिश जजेस की। बाय द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर इन 1793, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ से गए, हार्मोनाइज्ड कोड जो उन्होंने बनाया था उसको कहा गया भारत में कॉर्नवालिस कोड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसको क्या कहा गया? कॉर्नवालिस कोड कहा गया, विच वॉज सब्सटेंशियली कंप्लीट। तो ये सब्सटेंशियली उस टाइम पे कंप्लीट हो चुका था और उसको भारत का क्या कहा गया इन इंडिया एज दी कॉर्नवालिस कोड। लॉज कैन बी कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। सिंपल सी बात है कि अगर सोशल यानी समाज में आपको कुछ परिवर्तन लाना है तो कानून बहुत ज़रूरी है। There was a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly under British rule who fought to make a law preventing child marriage। तो देखिए चाइल्ड मैरिज पे काफ़ी इशू था उस टाइम पे, क्योंकि बच्चों की शादी कर दी जाती थी, यानी लड़की बहुत छोटी हुआ करती थी तभी उसकी मैरिज कर दी जाती थी। तो भारतीय लेजिस्लेटर्स ने जब 1930s में पार्लियामेंट बन गई, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस टाइम पे जो इंडियन लेजिस्लेटर्स उसमें बैठते थे, उन्होंने काफ़ी इस मुद्दे पे अपनी वॉइस रेज की कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो इस पर फिर लॉ भी आया। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। तो 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, यानी कि चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेंट करेंगे। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकेंगे, कि जिससे कि जो बच्चों का उत्पीड़न है वो ना हो। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1929 का जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसमें बॉयज़ की और गर्ल्स की शादी की उम्र क्या फिक्स की गई थी? 18 एंड 16 की गई थी। डिस्पाइट द बेस्ट इंटेंशंस, कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन थ्रू जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो देखिए कॉर्नवालिस ने काम तो किया, हेल्प भी करने की कोशिश करी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया डिस्क्रिमिनेशन थ्रू जुडिशियल रिफॉर्म्स। यानी जुडिशियल रिफॉर्म्स तो हुए, लेकिन उसके वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन था वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, यानी एक संस्थागत हो गया। और पूरी की पूरी एक संस्था यानी जुडिशियल सिस्टम जो था वो क्या करता था? वो डिस्क्रिमिनेशन करता था।
यानी भेदभाव करता था। वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉर्नवालिस कोड वॉज दैट इट इन इफेक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव्स इन द लीगल सिस्टम। तो जब पूरे तरीके से कॉर्नवालिस कोड बन गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेटिव्स थे, नेटिव्स के अगेंस्ट एक तरह से ही आप कह सकते हैं लीगल सिस्टम हो गया, क्योंकि जो लीगल सिस्टम के हिसाब से जो सजाएं थी या जो भी प्रावधान थे वो जो इंडियन नेटिव्स के कस्टम्स या इंडियन नेटिव्स के लोगों की जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसके एक तरह से अगेंस्ट हो गई। इन 1791 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इशू किया एक ऑर्डर दैट नो पर्सन द सन ऑफ अ नेटिव इंडियन शेल हैंस फॉरवर्ड बी अपॉइंटेड बाय दिस कोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट इन द सिविल, मिलिट्री और मरीन सर्विस ऑफ द कंपनी। तो 1791 में कॉर्नवालिस के जाने से पहले उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया कि कोई भी भारतीय नागरिक का जो बच्चा होगा, सन होगा यानी बेटा होगा, वो अब कभी भी सिविल में, मिलिट्री में या मरीन सर्विस जो है कंपनी की, सिविल का मतलब हो गया जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री यानी कि डिफेंस में, और मरीन मतलब जो पानी समुद्र से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, सभी लोग जो होंगे वो फॉरेनर्स होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। दीज पॉलिसीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इलीट क्लास ऑफ इंग्लिश जजेस इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश जजेस आगे, सब भारत के कोई भी जज बन ही नहीं पा रहा था उस टाइम पे। इंग्लिश जजेस वर अपॉइंटेड टू वेरियस कोर्ट्स इन इंडिया। इंग्लिश जजेस को अपॉइंट किया जा रहा था सभी जगह पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, फेडरल कोर्ट हो। जब तक 1950 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक सारे बाहर के ही जजेस जो थे यानी अंग्रेज जजेस जो थे वो ही बनते रहे। द क्राउन कोर्ट्स इन इंडिया ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और इक्विटी एंड रूल ऑफ गुड कंसाइंस। तो जो क्राउन कोर्ट्स थे वो किस चीज़ पे काम करते थे, यानी कि एक अच्छे विवेक के नियम के आधार पर वो काम करते थे। विद इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे यानी कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, इंग्लिश लॉ वाज द लेक्स लॉ की। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इंग्लिश लॉ था वो अपना में लेक्स लॉ की था, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड या लॉ ऑफ द प्लेस था। द ओनली एक्सेप्शन बीइंग द हिंदूज एंड मोहम्मदन्स, जो हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, वो एक्सेप्शन थे, क्योंकि इनके जो पर्सनल जो लॉज थे वो भी लागू होते थे। Outside the presidency town, Regulation 4 of 1793 had provided that in suits regarding succession, अगर succession है यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जब चीज़ें पास होती हैं, इनहेरिटेंस, मैरिज हो गया यानी कि शादी, कास्ट एंड ऑल रिलीजियस यूसेजेस यानी कि जितनी भी धार्मिक चीज़ें होती हैं, हिंदूज एंड मोहम्मदन लॉज वर टू बी अप्लाइड बाय द कोर्ट्स। तो इन सब चीज़ों में, चाहे शादी का इशू हो, कास्ट हो, इनहेरिटेंस हो, सक्सेशन हो, या धार्मिक चीज़ें हों, रिलीजियस चीज़ें हों, तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स की जो चीज़ें हैं यानी कि उनके जो कानून हैं वो ही कोर्ट अप्लाई करेगा। बट दिस प्रोविजन वाज कन्फाइंड इन इट्स एप्लीकेशन टू हिंदूज़ एंड मोहम्मदन्स ओनली। लेकिन ये हिंदूज़ एंड मोहम्मदन्स पे ही चलेगी, उसके अलावा जितनी भी दूसरी जो रिलीजियस ग्रुप्स थे या ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है, फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सनस एंड अदर टाइप्स ऑफ सूट्स नो स्पेसिफिक रूल्स ऑफ गाइडेंस वॉज इन फोर्स। तो दूसरे कैटेगरी ऑफ पर्सनस के लिए या दूसरे तरह की सूट्स के लिए, यानी कि इसके अलावा, जैसे कि मैरिज हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, या सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनके अलावा अगर कोई दूसरी कैटेगरी के कोई सूट आता है, यानी सूट का मतलब यहाँ पे केस आता है, तो वहाँ पर हिंदू लॉ या मोहम्मदन लॉ नहीं लगेगा, वहाँ पर ब्रिटिश का जो कॉमन लॉ था वो लगेगा। एक्सेप्ट दैट द जजेस वर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, जजेस को किस तरह से काम करना था, जस्टिस के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से और गुड कंसाइंस के हिसाब से। हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज अफोरसेड क्रिएटेड डिफिकल्टीज। तो ये कानून जब अप्लाई करोगे तो डिफिकल्टीज तो आएंगी आएंगी। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इवन आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स कुड नो लॉन्गर बी रिगार्डेड एज कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज एंड मोहम्मदन्स अलोन। तो जो भारत की जनसंख्या थी उस टाइम पे, पॉपुलेशन थी, चाहे आप प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर भी अगर हम देखें तो आप ये नहीं कह सकते थे कि सिर्फ हिंदूज और मुस्लिम्स ही बाहर रह रहे हैं, और भी लोग वहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा रह रहे थे। ब्रिटिशर्स के अलावा जो एलियंस थे, एलियंस का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रह के लोग आ गए, एलियंस का मतलब यहाँ पे है कि जो अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि पोर्चुगीज़ भारत आए, फ्रेंच भारत आए, डच भारत आए, तो कुछ कुछ वहाँ के जो लोग थे सबके सब वापस नहीं गए, वे कुछ कुछ लोग यहाँ पे सेटल हो गए। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के अलावा जो एलियंस थे वो भी भारत में सेटल हो रखे थे, चाहे वो पोर्चुगीज़ हो, फ्रेंच हो या डच हो, है ना, जो भी अलग अलग देश के लोग भारत आए हैं वे भी स्टैब्लिश यहाँ पे हो रखे थे। अ न्यू क्लास ऑफ एंग्लो इंडियंस भी एक क्लास वहाँ पे निकल के आ गई। एंग्लो इंडियंस में जो मेल होते थे, फादर होते थे, वो ब्रिटिशर हुआ करते थे, और जो मदर हुआ करती थी वो इंडियन हुआ करती थी। तो उनसे होने वाला जो बेबी होगा, वो जो बेबी है वो क्या होगा, वो एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। द नंबर ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, क्योंकि उस टाइम पे मिशनरी एक्टिविटीज़ भी चल रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, यानी कि उस टाइम पे लोगों को क्रिश्चियन रिलीजन में भी कन्वर्ट किया जा रहा था, यानी कि कई सारे जो हिंदूज रिलीजन के उस टाइम पे लोग हुआ करते थे वे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। द नंबर ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस वाज आल्सो इन द इंक्रीज, तो नंबर ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस भी इंक्रीज कर रहे थे।
ऑन अकाउंट ऑफ देयर मिक्सड एंसेस्ट्री, कि एंसेस्ट्री यानी कि जो उनका जो पुरातत्व आप कह सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल है उसका वो मिक्सड हो गया। पहले तो वो हिंदूज थे, बाद में धीरे धीरे वे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एंड द अबेंडमेंट ऑफ देयर ओल्ड मूरिंग्स, उन्होंने अबेंडमेंट कर दिया। अबेंडमेंट का होता है मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं। द एंग्लो इंडियंस एंड द क्रिश्चियंस कुड नॉट रिलाई अपॉन देयर पर्सनल लॉज, तो अब जो एंग्लो इंडियंस थे और क्रिश्चियंस थे वो पर्सनल लॉज पे विश्वास नहीं कर सकते थे। एंड इवन इफ दे कुड इन सम केसेस द डिफिकल्टी ऑफ एसर्टेनिंग देयर पर्सनल लॉज डिटर्ड द जजेस फ्रॉम अप्लाइंग दैम, तो अगर वो चाहते भी तो उनके जो डिफ़िकल्टी थी उनके पर्सनल लॉज को अपॉइंट करने में, लगाने में, जजेस जो थे इससे पीछे हट जाते थे। डिटर्ड द जजेस, कि जजेस सोचते थे कि हम क्यों इस चक्कर में पड़े कि इनके पर्सनल लॉज को कंसिडर करें, हम जो कॉमन लॉ है, जो ब्रिटिशर का कॉमन लॉ है, हम उस पर ही उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं इनके सूट्स में भी, इनके केसेस में भी। नेक्स्ट आता है 1861 का चार्टर। तो चार्टर ऑफ 1861 क्या कहता है? फॉलोइंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कब हुआ? 1857 में हुआ, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी भारत की, उनका कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन के पास हो गया, है ना, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल सकती भारत की जो पोजेशंस हैं, भारत की जो टेरिटरी है, उसको ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट अपने अंदर लेगा। तो एक एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस करके आया 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आया, उसने ऑथोराइज किया ब्रिटिश क्राउन को कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो भारत की सभी टेरिटरीज का ईस्ट इंडिया कंपनी से। द एक्ट ऑल्सो वेस्टेड द पावर टू अपॉइंट द गवर्नर जनरल इन द ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन को कहा कि भाई अब आप जो हैं जो गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे वो ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेंगे। और 1861 से वो गवर्नर जनरल ना रहकर वो वाइस रॉय बन गए। इन 1861 द 1861 में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट भी पास किया गया और इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच एम्पावर्ड हर मेजेस्टी टू इशू लेटर्स पेटेंट। लेटर्स पेटेंट इशू होगा जिससे कि हाई कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी कि इसके बाद हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे को बनाया गया। द फॉर्मर प्रोवाइडेड फॉर द एबॉलिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड द सदर दीवानी अदालत्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया उसके वजह से क्या हुआ कि एबॉलिश कर दिया गया एक तो सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट बना रखी थी सब जगह पे, जो सुप्रीम कोर्ट्स बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट से, उन सभी सुप्रीम कोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया और सदर दीवानी अदालत जो थी इनको भी ख़त्म कर दिया गया। और जो हाई कोर्ट एक्ट आया 1861 का, उस हाई कोर्ट एक्ट से तीनों जगहों पे, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया गया तीनों प्रेसिडेंसी टाउन से, और हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया हाई कोर्ट एक्ट 1861 से। द चार्टर्ड हाई कोर्ट्स रिमेन्ड एज द हाईएस्ट कोर्ट्स इन इंडिया, तो उस टाइम पे जो हाई कोर्ट्स थी हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती थी भारत में टिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जब तक 1935 के एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश नहीं किया गया, तब तक जो हाई कोर्ट थी जो 1861 के चार्टर से बनी थी या एक्ट से बनी थी, उसी को सर्वोपरि यानी सर्वोच्च माना जाता था। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16A पावर वाज रिजर्व टू हर मेजेस्टी टू कंटिन्यू सिमिलर हाई कोर्ट्स इन अदर टेरिटरीज, यानी कि टू कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि अगर इन तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा कहीं और पर हाई कोर्ट बनानी है तो जो हाई कोर्ट एक्ट 1861 का सेक्शन 16A था उसके तहत पावर किंग को या क्वीन को, यानी कि जो क्राउन था ब्रिटेन में जो बैठते थे राजा या रानी, उन्हीं के पास वो हक था कि वो किसी भी टेरिटरी में हाई कोर्ट बना सकते हैं, विच वर नॉट विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी ऑफ द 3 प्रपोज हाई कोर्ट्स, यानी कि जो एरिया कैलकाटा के, बॉम्बे के और मद्रास के अंडर में नहीं आता और उस एरिया पे भी हाई कोर्ट की ज़रूरत है, तो उसको बनाने का जो हक दिया गया वो किस तरह से किनको दिया गया? क्राउन को दिया गया। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ने गवर्नर जनरल को एम्पावर किया टू क्रिएट लोकल लेजिस्लेचर्स, कि आप लोकल लेजिस्लेचर बना सकते हो अलग अलग प्रोविंसेस में थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर। द चार्टर हाई कोर्ट्स इनिशियली एडमिनिस्टर्ड देयर जुरिस्डिक्शन ओनली विद इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स, तो शुरू में जो हाई कोर्ट्स थे इन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन करी जस्टिस की वो इन तीनों टाउन्स में ही करी, कैलकाटा में, बॉम्बे में और मद्रास में। सब्सिक्वेंटली देयर जुरिस्डिक्शन गॉट एक्सटेंडेड टू द एंटायर प्रेसिडेंसी, यानी धीरे धीरे जो पूरा के जो उनका जुरिस्डिक्शन था यानी कि क्षेत्राधिकार था वो पूरी प्रेसिडेंसी में फैल गया। चार्टर हाई कोर्ट्स बीइंग एस्टैब्लिश बाय द एक्ट, तो ये एस्टैब्लिश हुए थे एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट के, इनको हक दिया गया कि आप जो रिट्स हैं उनको जारी कर सकते हैं, जैसे कि मैंडमस, सर्शोररी, है ना, को वारंटो, तो ये जो सब जो रिट्स होती हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का, इनको इशू करने का जो हक मिला वो हाई कोर्ट्स को 1861 के हाई कोर्ट एक्ट से मिला।
द पावर टू इशू रिट इन द नेचर ऑफ हिबीस कॉर्पस। हिबीस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी, है ना, कि जज ये कह सकता है, मान लेते हैं किसी पर्सन को, कोई पर्सन कोर्ट में आ नहीं रहा, तो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक जज जो होगा वहाँ का, वो रिट इशू कर देगा हिबीस कॉर्पस की, कि भाई चाहे जो पुलिस है यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो उस पर्सन की बॉडी को पेश करे जज के सामने। इसको कर्टेल भी कर दिया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के द्वारा। आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 द पावर टू इशू हिबीस कॉर्पस रिट वाज रिस्टोर्ड। तो क्या हुआ कि सेक्शन 491 जो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीआरपीसी का 1898 के, उसके तहत हिबीस कॉर्पस की जो रिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत उस रिट को जो है वापस से इशू भी कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है सब्सिक्वेंट टू द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 1955 में इनेक्ट हुआ, हाई कोर्ट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाई कोर्ट्स जितनी भी स्टैब्लिश थी पुरानी भी, वो सब रिकॉग्नाइज की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और जो पावर मिली रिट इशू करने की सुप्रीम कोर्ट को, वो हाई कोर्ट्स को, वो मिली आर्टिकल 226 से, और आर्टिकल 32 से मिली किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स को इशू कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो करता है आर्टिकल 32 से, और जो हाई कोर्ट करता है वो करता है आर्टिकल 226 से। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द प्राइवी काउंसिल एक्टेड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो प्राइवी काउंसिल था, यानी कि जो इंग्लैंड में बैठता था प्राइवी काउंसिल, वो एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था। अपील्स केम फ्रॉम द कॉलोनीज, जो अपील कॉलोनी से आया करती थी, एंड सर्टेन अदर लोकेशंस ओवर विच ब्रिटेन एक्सरसाइज्ड जुरिस्डिक्शन। तो जिसके ऊपर ब्रिटेन का राज था, वहाँ से, उन कॉलोनीज से, वहाँ की हाई कोर्ट से या वहाँ की सुप्रीम कोर्ट से, जो सी भी कोर्ट हो, फेडरल कोर्ट हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ से जो भी केस और ऊपर सुनवाई के लिए जाता था तो वो सीधा इंग्लैंड में प्राइवी काउंसिल के पास जाता था। 1833 में अ डिस्टिंक्ट जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्राइवी काउंसिल वॉज अपॉइंटेड, है ना। 1833 में एक डिस्टिंक्ट जुडिशियल कमेटी, एक अलग से जुडिशियल कमेटी अब सेटअप की गई, ऑफ प्राइवी काउंसिल वॉज अपॉइंटेड विद ज्यूरिसडिक्शन ओवर कॉलोनियल, एक्लेसियास्टिकल एंड सन्ड्री अदर मैटर्स। तो 1833 में ये प्राइवी काउंसिल जो आया, इसका कॉन्सेप्ट कब आया, ये 1833 में आया। इसको अपॉइंट किया गया था ज्यूरिसडिक्शन के लिए, किस किस के ऊपर, कॉलोनीज़ के ऊपर। कॉलोनी से कोई केस आएगा तो आप सुनेंगे। एक्लेसियास्टिकल, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियो में, एक्लेसियास्टिकल का मतलब होता है ऐसे केसेस जो क्रिश्चियन चर्च से रिलेटेड होते हैं मैटर्स, उनको हम एक्लेसियास्टिकल बोलते हैं। सेंट्री का मतलब होता है छोटे मोटे कोई दूसरे केसेस जो हो गए। इन सभी को जो मैटर्स हैं, इन सभी का अगर आप कह सकते हैं कि इनकी अपील आती है तो वो अपील प्राइवी काउंसिल सुनेगा। द लॉ लॉर्ड्स और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एडजुकेटेड केसेस बिफोर द काउंसिल। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो काउंसिल के सामने उस केस की सुनवाई करेगा, एडजुकेट करेगा। द स्टेट स्यूड एंड वॉज स्यूड इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश सॉवरन इन हर कैपेसिटी एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। यानी कि जो स्टेट है, अगर उसके ऊपर कोई केस करता है तो वो केस किसके ऊपर होगा, इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश सोवरन, यानी कि जो ब्रिटिश सोवरन है, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है, उनके ऊपर वो केस होगा। द प्राइवी काउंसिल सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द इंडियन एंड द इंग्लिश लीगल सिस्टम। तो जो प्राइवी काउंसिल है वो सर्व करेगा एक ब्रिज की तरह, इंडियन और इंग्लिश लीगल सिस्टम के बीच में जो एक पुल की तरह जो काम कर रहा है, वो प्राइवी काउंसिल काम करेगा। आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, जब भारत ने इंडिपेंडेंस ले ली, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्राइवी काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड बाय द अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो इस प्राइवी काउंसिल के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा खत्म करा गया, प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 के द्वारा खत्म किया गया। द प्राइवी काउंसिल सर्व्ड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो प्राइवी काउंसिल ने एक सर्व किया भारत में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील करीब करीब 200 सालों तक, एंड हैज़ रेंडर्ड सेवरल लैंडमार्क डिसीजंस विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया। तो कई सारे महत्वपूर्ण जो केसेस थे उस पर प्राइवी काउंसिल ने अपनी रोशनी डाली, प्राइवी काउंसिल ने उसको काम किया, और प्राइवी काउंसिल ने 1949 के एक्ट से ख़त्म होने से पहले करीब करीब भारत में 200 साल तक उसने सर्व किया, काम किया। चलिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आरओ एग्जाम की, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको PDF चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7665804421 पर। देखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज़ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, इससे पहले कि UPSC आपको इवैल्यूएट करे, आप खुद को इवैल्यूएट कर लीजिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को फ्री PDF चाहिए तो वो PDFs भी ले सकते हैं। तो PDF के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वो आपको एक नॉमिनल फ़ी पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।